अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। और जो भी जिधर से भी वीडियो देख रहा है उसको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपको ग्रीटिंग। जो मेरा टॉपिक है वो अब यूएई से, पाकिस्तान से, इंडिया से यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। आई गॉट माइन वन। मैंने अपना नेदरलैंड का वीज़ा हासिल किया था, किसी एजेंट से अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद की, अपॉइंटमेंट खुद ली, सब कुछ खुद किया। सो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये मोबाइल पे नोट्स लिख लिए हैं ताकि जो भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो मिस नहीं हो जाए। ये मैंने ये नोट्स थोड़े से पहले बना लिए थे ताकि आप लोगों को मैं एक अच्छी और म्यारी कंटेंट बना सकूं, ताकि आप जब वीज़ा अप्लाई करें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और बाकी ये है कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हाउ मच आई कैन हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए स्पेशली नेदरलैंड का मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैंने खुद नेदरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वो लग गया था। और वीज़ा लग गया था, उसके बाद मैं घूम फिर के भी आया सारा। तो फिर मैंने कहा अपने व्यूवर्स के लिए जो एक वीडियो बनाई जाए, डिटेल वीडियो, ताकि एजेंट्स वगैरह से बचा जा सके, अपने पैसे सेव किए जा सके और आप जो है ख़ुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इजीली जो है अपना वीज़ा ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ख्याल करना होगा। जैसे कि जब आप नेदरलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वीएफएस पे जाना होता है। चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, यूएई से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वीएफएस ग्लोबल पे जाके नेदरलैंड के लिए रजिस्टर करना होता है। और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जो अपॉइंटमेंट दुबई में मिलती है वो तकरीबन 114 दिरहम की मिलती है, इंक्लूडिंग एसएमएस, कि आपका जो भी प्रोसेस होता है उसका आपको एसएमएस आता है। ठीक है, तो वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपॉइंटमेंट का पेपर आपने अपने पास रखना है, उसका प्रिंट निकालना है, जो भी उसकी डेट है, आपकी जो डेट आपको मिलती है या आपकी जो ट्रैवल प्लान है उसके मुताबिक जो डेट आपको मिलती है, वो डेट लेने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन के लिए जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगी। वो चेकलिस्ट मेरे पास है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक में डाल दूंगा, या अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड से रूल्स हैं। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को पता है कि बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री और वेयर एवर यू आर लिविंग। लाइक जिस तरह मैं दुबई में रह रहा हूँ तो मेरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइज क्या है कि मैं वापस आऊँगा। ठीक है, और मेरा वीज़ा जो है वो मैक्सिमम जब मैं वहाँ पे लैंड करूँ यूरोप में, तो मेरा वीज़ा जो है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए वापस आने के लिए। ठीक है, तो वो एंट्री के लिए एक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपको वीज़ा लेने के बाद जब आपने लैंड करना है यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे भी एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी जो ट्रैवल आइडेंटिटी वगैरह वो उस हिसाब से बनाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इश्यूज़ ना हो। ठीक है, ताकि आपको बोलने में, याद करने में इशू ना हो। आपको इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है, ये बात याद रखें। अगर तो आपको फ्रेंच या कोई और अदर लैंग्वेज आती है जिस यूरोप कंट्री में आप जा रहे हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको इंग्लिश बोलना लाजमी आनी चाहिए। एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि आप बता सको कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। अदरवाइज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है एंट्री में भी। अच्छा, चलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाने से पहले वही एक नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। फ्यूचर मेरा प्लान है कि मेरा कुलीग सर्कल्स है, ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए वीज़ा लगाना जो है वो ईजी हो सके। तो कोई बड़ी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया था नेदरलैंड का, तो नेदरलैंड के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें सबसे पहले वीएफएस की अपॉइंटमेंट की कॉपी, उसके बाद आपका कवर लेटर, फिर आपकी ट्रैवल इंटर्निटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जब वीएफएस में डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं उसके साथ आपको वो जमा करवानी पड़ती है। तो अराउंड मेरे ख्याल में दुबई से जो है, अगर आप खुद प्रोसेस करें सारा, अपॉइंटमेंट लेने से लेके डॉक्यूमेंट सबमिशन तक, तो आपका 500 AED जो है वो एक्सपेंस आता है इसके ऊपर, वीज़े के ऊपर। इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता अगर आप खुद सारा प्रोसेस करें। तो जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट्स की, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीएफएस से अपॉइंटमेंट ले लिया आपने, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगी। नेदरलैंड के लिए मैं स्पेसिफिकली बात करूँ क्योंकि मैंने खुद नेदरलैंड का वीज़ा जो है वो हासिल किया है खुद अप्लाई करके, किसी एजेंट या किसी मतलब कि पेड मैंने सर्विसेज नहीं ली, मैंने खुद अप्लाई किया, कुछ अपने कॉलीग से हेल्प ली और खुद अप्लाई किया। तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ।
तो माइट भी ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज में। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपको एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए होगी। वाइट बैकग्राउंड पिक्चर याद रखिए कि जब भी आप फ़ोटो स्टूडियो जाएँ तो हर फ़ोटो स्टूडियो के पास स्टैंडर्ड साइज़ेस होते हैं। जैसे पासपोर्ट साइज़ होता है उसका, मुझे एग्जैक्टली इंचज़ में तो साइज़ नहीं पता। इसी तरह उनका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है। उस साइज़ में आप वाइट बैकग्राउंड पिक्चर बनवाएं ताकि बाद में आपको मसला ना हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो मस्ट बी वैलिड होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि 3 महीने से 6 महीने की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका, अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो आपका रेजिडेंस वीज़ा जो है वो इसी तरह मिनिमम जब आप वहाँ पे लैंड करें और एग्जिट करें तो 3 मंथ आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं फिर तो डेफिनेटली आपके पास रेजिडेंसी होगी, तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। और ट्रैवल प्लान जो है ना, ये आपका ट्रैवल प्लान और ट्रैवल इंटरनिटी, ये आपका वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा देने के लिए डिसाइड करने में आप समझ लें 60 to 70% जो है ना मैटर करता है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। जैसे कि ट्रैवल प्लान आजकल तो एक एआई का ज़माना है। हाँ, सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग साथ चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि बोलना। ट्रैवल प्लान आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। तो ट्रैवल इंटरनिटी ट्रैवल प्लान जो आपका वो बहुत ही अच्छा और प्रिसाइज होना चाहिए। और एक बात का और ख्याल कीजिएगा, फॉर एग्जांपल आप नेदरलैंड हॉलैंड टूर कर रहे हैं और आपका इरादा है कि आपने इटली और फ्रांस और दूसरे कंट्रीज़ में भी जाना है, तो मेरा ये आपको मशवरा है, बल्कि ये 100% राय है कि आप जो है अगर नेदरलैंड जर्मनी जिसका भी वीज़ा अप्लाई करें सिर्फ उसी कंट्री का ट्रैवल प्लान दें। अगर आप किसी और कंट्री का सॉरी ट्रैवल प्लान देंगे तो आपका वीज़ा का मिलने की जो रेशो है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे, जब वो आपसे, अगर आप पहले ट्रैवल प्लान खाली नेदरलैंड का देते हैं और बाद में वहाँ जाके कहते हैं कि जी मैंने इटली भी जाना, तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। वो पूछेंगे क्यों जाना है, किस लिए जाना है, तो चांसेस हो जाते हैं कि आप शायद में भी स्किप हो जाओ। तो इसलिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें जिस भी स्टेट का, जिस भी कंट्री का, जैसे मैंने नेदरलैंड का अप्लाई किया तो मैंने सिर्फ नेदरलैंड का ही ट्रैवल प्लान दिया था। और मैंने 7 नाइट्स का ट्रैवल प्लान दिया था। होटल बुकिंग, जैसे कि अब इसके साथ चले, होटल बुकिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होटल बुकिंग आप booking.com से बुक कर सकते हैं, पेड लेटर, पेड ऑन द प्रॉपर्टी करके। ठीक है। और वो आपको अपनी ट्रैवल इंटरनी में होटल बुकिंग, होटल वालों का नंबर, डेस्टिनेशन, वो सारी चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो आपका ट्रैवल इंटरनी वो मेरे ख्याल में वो इतना इजी होना चाहिए कि आप उसको इजीली रिमेंबराइज कर सको। क्योंकि हम लोग एशियन कंट्री से जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए उनके वर्ड्स, डच वर्ड्स जैसे नेदरलैंड के, बड़े मुश्किल होते हैं। जैन, स्कैन, जैन, डैम। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने इसको इतना सिंपल करें कि आपको बाद में अगर वहाँ पे एयरपोर्ट पे इंटरव्यू देना पड़ता तो आपको इजीली जो है आप उसका आंसर्स कर सकें उन चीज़ों का। तो ट्रैवल प्लान वैसे करें। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दिस। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है लेटर लिखना हुआ वीज़ा ऑफिसर को, जिसमें आप अपनी सारी सिचुएशन बयान करते हैं। जैसे कि आप जो है यूएई में जैसे 10 साल से रह रहे हैं या पाकिस्तान में 3 साल से रह रहे हैं, आपके पास जो है ये सरमाया है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है। तो ये चीज़ जो है आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज को बहुत मजबूत करती है। और वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ पे बहुत कंसंट्रेट करता है क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे एशियन कंट्री के जो लोग हैं वो जाते हैं और वापस नहीं आते। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी कि आपके अगर फैमिलीज़ हैं, ठीक है, आप अगर यूएई में आपकी फैमिली है, उनके बच्चों के वीज़े, वाइफ का वीज़ा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन लगाएं। अगर आप पाकिस्तानी से करें तब भी आप अपने वाइफ बच्चों का जो है वो वीज़ा लगाएं। फिर आप अपने घर की प्रॉपर्टी लगाते हैं वो लगाएं, पर ड्राइविंग लाइसेंस लगाएं, जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं, 100% फेक चीज़ कोई नहीं लगानी, जो ओरिजिनल है वो ही लगाएं। बाकी बैंक स्टेटमेंट, तीसरे नंबर पे आ गई जी, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्रूशल है, बट इट्स नॉट मतलब कि आपके पास जी करोड़ रुपया होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, ये आपके पास 50 लाख दरम होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ये 1 लाख दरम होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपके अकाउंट में अगर 8 से 9 हज़ार दरम, 10 हज़ार दरम पड़ा हुआ है, सो इट विल बी एनफ टू अप्लाई फॉर नेदरलैंड वीज़ा। लेकिन उसके लिए ये है कि आपका जो है ना वो एक बैलेंस्ड अकाउंट होना चाहिए। बैलेंस अकाउंट मीन्स ये कि जैसे आपकी सैलरी है 6,000 दरम में मैं बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में आप लाख कर लें, 2 लाख कर लें, या उस हिसाब, इसी हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। तो उसमें अगर आपकी सैलरी है लेट्स से 6,000 और आपके जो मंथली एक्सपेंस हैं
इंक्लूडिंग रेंट एंड ऑल 2000, आपकी सेविंग है 4000, तो 4000 इक्वल टू 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो उसमें 1000 और माइनस कर दे तो आपके पास 12 चौके 48 हज़ार दरम आपका पड़ा हुआ है। या आपके पास 10,000 पड़ा हुआ है तो आपने 3 महीने की या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, तो वो 4000 मल्टीप्लाई में उसके होना चाहिए। और उसके अलावा आपके अकाउंट में कोई पेमेंट किधर से भी डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने दोस्त को बोरो किए पैसे, वो वापस मुझे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करता है, ये नहीं करना था आपने। हाँ, जस्टिफाइबल चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपनी गाड़ी सेल की या कोई ऐसी चीज़ सेल की जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं कि यार ये मैंने अपनी गाड़ी सेल की थी, इसके डॉक्यूमेंट भी मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट में अटैच कर रहा हूँ, तो फिर ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट मैटर करती है, ज़्यादा ना हो बेशक, बट एटलीस्ट मैनेज्ड हो, और एज़ पर योर से जो आप अपना सैलरी सर्टिफिकेट या अपनी जो इनकम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हो। ऐसा ना हो कि आपकी सैलरी है 5,000 और 6,000 और आप जो है वो आपके एक्सपेंस हो रहे हैं 5,000 और आपके पास सेविंग पड़ी है 10-20 हज़ार, वो कहेंगे कि इससे सारी तो ये एक्सपेंस हो रहा है। क्योंकि जब आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो उसमें सारी डिटेल आ जाती है कि आपने कितने कितने पैसे कब कब विड्रॉ कराए, किधर लगाए किधर नहीं लगाए। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट पर ये ध्यान रखिएगा, तो आपको वीज़ा लेने में बड़ी हेल्प होगी। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग टाइज में जैसे मैंने बताया, आप अगर अपने फैमिली के वीज़े, ठीक है, आपके पास अगर दुबई में कोई फ्लैट है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, आपके पास गाड़ी है उसका मुल्किया, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगा दें, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। ठीक है। फिर साथ आप अपना ट्रैवल प्लान जो है उसी के अंदर सॉरी आपका जो कवर लेटर है उस कवर लेटर में भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर दें कि मैं यूएई में इतने टाइम से रह रहा हूँ या पाकिस्तान में इतने टाइम से रह रहा हूँ, ये मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ये मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी जो इनकम है वो इतनी है। ठीक है। और मेरी फैमिली है, मेरे वालिदैन हैं, बच्चे हैं, वो भी मेरे साथ रह रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी मैं साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, उसमें वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है, डिटेल में लिखेंगे, ताकि वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन लेने में आसानी हो। फिर आप अपनी इनकम के बारे में लिख सकते हैं कि मेरी ये इनकम है, ये इतनी आ रही है, या मैं 10 साल से यूएई में रह रहा हूँ, 15 साल से यूएई में रह रहा हूँ, तो मेरी ये सैलरी है, तो उसमें उनको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अकाउंट में अगर 50-60 हज़ार 70 हज़ार पड़ा है या 10 हज़ार पड़ा है, तो वो एज़ पर इसकी सैलरी के खर्चों और सारी चीज़ों को मिला के है, तो वो उसको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती है। फिर उसमें आप डॉक्यूमेंट लिस्ट लास्ट में डाल दें कि मैं इसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगा रहा हूँ, उसमें लाजमी लास्ट में अपना नाम लिख के साइन कीजिएगा उस कवर लेटर के ऊपर। ठीक है। और वो साथ आपने अटैच करना है। उसके साथ फिर आपने अपना बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है, आपने अपनी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, पासपोर्ट तो डेफिनेटली जाएगा, अगर आपके वीज़े हैं यूएई की, आपकी फैमिली के वीज़े हैं, उनकी कॉपीज़ वो अटैच करनी है आपने। ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट में दी हुई होंगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिशनल चीज़ें, जैसे एडिशनल चीज़ों में जैसे आपके बच्चों के वीज़े, फैमिली के वीज़े, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स, वो नहीं लिखे हुए कहीं पे चेकलिस्ट में, लेकिन वो आप साथ लगा सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे वीज़ा को लेने में। अच्छा, उसके साथ साथ मैं देख लेता हूँ लिस्ट में भी है कुछ चीज़ और रही है। हाँ, फ़्लाइट बुकिंग कंफर्म। अच्छा, फ़्लाइट बुकिंग जो है वो आपने जो आपने अपना ट्रैवल प्लान बनाना है आपने उसमें लिखना है कि मेरी ये फ़्लाइट EK106 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं दुबई टू एम्स्टर्डम जा रहा हूँ इस डेट को, और फिर जब आपने प्लान दिया 6 दिन का 7 दिन का, उसकी वापसी की डेट आपने डालनी कि मैं इस डेट को EK दिस पे वापस आ रहा हूँ। तो वो आप किसी ट्रैवल एजेंट से जो है वो बनवा सकते हैं। 40-50 हज़ार में ख्याल में वो चार्जेस लेगा, अगर आपको कोई जानने वाला है तो फ्री में भी बना देगा। वो बुकिंग होती है, सिर्फ आपने कंफर्म टिकट नहीं लेनी होती, लेकिन कंफर्म टिकट आप बाद में ले सकते हैं जब भी आपका दिल करे। मतलब जब आपको वीज़ा मिल जाए, तो यूजुअली जो फर्स्ट टाइम आपको वीज़ा मिलता है वो डेटेड वीज़ा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई किया, मुझे चाहिए 20, मैंने ट्रैवल करना है 20 मार्च से 27 मार्च तक, तो वो मुझे मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास का वीज़ा मिलेगा 15 डेज़ का। ठीक है। तो इसलिए वो फ़्लाइट जो है वो बाद में आप फ़्लाइट चेंज कर सकते हैं, बट इनिशियली आपने जो फ़्लाइट बुकिंग देनी है वो आपकी जो ट्रैवल इंटरनेटी होगी उसके मुताबिक देनी है। ठीक है। और उस पर आपका होटल नेम, बुकिंग, वो सब चीज़ें डली होनी चाहिए। अच्छा, लिस्ट देख लेते हैं। और अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती है अब्रॉड भी, तो मेडिकल इंश्योरेंस आपने साथ लाजमी लगानी है। वरना आपको मेरे 50 से 100 दरम के अंदर अंदर मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है, जो आपके वहाँ पे टूर को वो करती है, करती है। अच्छा, टिकट बुकिंग भी होगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट रेडी टॉम वो भी होगा, वीज़ा एप्लीकेशन फिल, हाँ। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जैसे मैंने नेदरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था, तो मुझे नेदरलैंड की वेबसाइट पे जाना था, वहाँ पे जाके मुझे एक ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था, जिसमें मुझे अपने सारी डिटेल, अपना नाम, अपना रिहाई, मेरा एड्रेस जो है वो, मोबाइल नंबर, अपनी कंपनी की डिटेल्स वो सारी डाल के उसको फिर मैंने
प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद तो वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है, उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, होटल की इन्फॉर्मेशन डाली है, जो इन्फॉर्मेशन वो मांगा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल विधि चाहिए तो मैं आपको एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है वो भी बता सकता हूँ, बट इट्स वेरी इजी। मतलब आप लोगों को बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को जाना है www.netherland.com, उस पर जाकर आप लिखेंगे कि भाई मुझे ये वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको मिल जाता है, बड़ा इजी। अगर आपको सेटअप चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी एक वीडियो बना के तो आपकी हेल्प के लिए एक डाल दूंगा। बट इट्स क्वाइट ईजी, बहुत ईजी है, कोई बड़ा मसला नहीं है कि आप जो है वो नहीं बना सकते, बड़ी इजीली बना सकते हैं। अच्छा, कवर लेटर हो गया था, और उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू होम टाइज वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर जी टिकट बुकिंग वो भी मैंने आपको बता दिया है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको इंश्योरेंस कर दिया। मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। फ़्लाइट बुकिंग कंफर्म वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कंफर्म मींस क्या है। ट्रैवल प्लान वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आपका वीज़ा और पासपोर्ट वो कितना वैलिड होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके वीज़ा को हासिल करने में बहुत आसानी देंगी। इसके बावजूद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई पॉइंट्स आप मोर क्लियरिफाई करना चाहते हो, आप मुझे बताएं या मुझे कांटेक्ट करें मैसेज पे, तो आई विल रिप्लाई यू। बट मेरा मशवरा तो यही है कि अपना वीज़ा आप खुद अप्लाई करें। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, जब उस कंट्री में आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, तो आप जब वहाँ ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको पता होता है मैंने अपनी एप्लीकेशन में क्या लिखा है। फेक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं डालनी, रियल इन्फॉर्मेशन डालें। सुपर इजी है, सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। जैसे मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट का, ठीक है, कि उसको बैलेंस्ड होना चाहिए, आगे पीछे से पेमेंट्स नहीं आनी चाहिए, आपकी सैलरी और आपके एक्सपेंस को निकाल के आपकी सेविंग्स शो होनी चाहिए, तो वीज़ा मिलने में आसानी होगी। फिर आपका कवर लेटर, आपका ट्रैवल इंटरनिटी इज़ वेरी क्रूशल, ठीक है। और ट्रैवल हिस्ट्री, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मेरी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, मैंने सिर्फ जापान का विज़िट किया था और सऊदीया का विज़िट किया था बस। बट मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में वीज़ा मिल गया। तो अगर मुझे वीज़ा मिल सकता है तो आप लोगों को भी मिल सकता है। तो हिम्मत नहीं आनी आप लोगों ने, और ख़ुद अप्लाई करना है। मेरे लिए अगर किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है वो नेदरलैंड का जो ट्रिप की जो लिस्ट है, जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी लिखा देता हूँ। लेकिन उसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने खुद लगाने हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो वीज़ा आपकी पहली गो में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, और न्यू आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें, और किसी किस्म की हेल्प हो तो भाई को याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।